हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने दो इक्वेशंस देखी थी, लाप्लास इक्वेशन एंड पॉइसन इक्वेशन। हमने उनको प्रूफ किया था और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। लाप्लास इक्वेशन या पॉइसन इक्वेशन दोनों ही हमें पोटेंशियल निकालने के काम में आती है। तो यहाँ पर हम वही पोटेंशियल निकालने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चर पृथक्करण विधि की सहायता से लाप्लास समीकरण का हल। हमें क्या करना है, हमारे पास एक लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। तो इस फाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सॉल्यूशन निकालना है। कौन से मेथड की सहायता से? वेरिएबल सेपरेशन मेथड की सहायता से। वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है? हम डेल स्क्वायर की जो वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल को उठाएंगे और अलग अलग करेंगे, यानी कि पहले एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे देन सॉल्यूशन, सेकंड वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे देन सॉल्यूशन, जेड को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे देन सॉल्यूशन। तो हर एक वेरिएबल को पहले सेपरेट करना है और फिर हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो ये प्रोसेस कहलाता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। लेकिन ये काम हमें किसके टर्म में करना है? कार्तीय निर्देशांकों के पदों में, क्योंकि ये सेम जो डेरिवेशन है हमारे पास गोलीय निर्देशांकों के पदों में भी आता है। ठीक है, तो ये निर्देशांक क्या है? जो हमारे x, y और z कोऑर्डिनेट हैं, इन्हें तो हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास r, थीटा एंड फाई, ये होते हैं हमारे पास गोलीय निर्देशांक, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रो फाई जेड, ये होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या बेलनीय निर्देश तंत्र। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ये सब भी हमें पढ़ने हैं डिटेल में, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे हम सेकेंड ईयर में। यहाँ पर हमारे पास ओनली इंट्रोडक्शन है। तो अभी जो काम हमें करना है वो किसके पदों में करना है? कार्तीय निर्देशांकों के पदों में, यानी कि x, y और z की टर्म में। तो अब जो हम लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे वो x, y, z की टर्म में ही निकालेंगे। तो वापस हम क्या जानते हैं, हम एक लाप्लास इक्वेशन ले लेते हैं। We know that लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखें तो डेल स्क्वायर का मान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में del 2 अपॉन del x स्क्वायर होगा प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर। इसी यूनिट में लास्ट में हम आपको बताएंगे कि डेल स्क्वायर का मान स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में क्या होता है, अलग होता है वहां, तो वो जब आएगा तब हम देख लेंगे। ठीक है, और ये आपका फाई इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं del 2 फाई अपॉन del x स्क्वायर, del 2 फाई अपॉन del y स्क्वायर, del 2 फाई अपॉन del z स्क्वायर। अब चूंकि आप देख सकते हो कि हमें सॉल्यूशन फाई निकालना है, फाई भी किसी ना किसी वेरिएबल पर तो डिपेंड करेगा। फाई का यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, यहाँ y के रेस्पेक्ट में और यहाँ z के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो भी फाई है वो किसका फंक्शन होगा? वो फलन फाई हमेशा x, y और z का ही फलन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि माना कि इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है, इस लाप्लास इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन फाई, वो है फाई इज इक्वल टू x ऑफ x, y ऑफ y और z ऑफ z।
मतलब जो भी फलन आएगा गुणा भाग जोड़ बाकी जिस भी ऑपरेटर की टर्म में आएगा उसमें भी एक पद तो x का होगा, एक पद y का होगा और एक z का होगा। तो हमने मान लिया कि फाई फलन है x का, y का और z का फलन है। ठीक है, तो हमने इसका सॉल्यूशन पहले से ही मान लिया। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। If the equation second is the solution of equation first, then substituting equation second in first, जो भी सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम पहले इसको सेटिस्फाई करा रहे, तो क्या होगी वैल्यू, del 2 अपॉन del x स्क्वायर, फाई की वैल्यू है आपके पास x ऑफ x, y ऑफ y एंड z ऑफ z, प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर ऑफ, फिर वैल्यू है x ऑफ x, y ऑफ y एंड z ऑफ z, फिर del 2 अपॉन del z स्क्वायर ऑफ, वैल्यू है x ऑफ x, y ऑफ y एंड z ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये हमने सेटिस्फाई करवा दिया। अब क्या करें हम चूंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y और z क्या होंगे, कांस्टेंट है तो इसको क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। y ऑफ y, z ऑफ z एज ए कांस्टेंट है, बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, del 2 अपॉन del x स्क्वायर ऑफ x ऑफ x, प्लस यहाँ से y के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो x ऑफ x एंड z ऑफ z क्या है, कांस्टेंट है, हमने इनको बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा del 2 अपॉन del y स्क्वायर ऑफ y ऑफ y। फिर यहाँ से z के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, x ऑफ x और y ऑफ y कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, del 2 अपॉन del z स्क्वायर ऑफ z ऑफ z, ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उनको हमें हटाना है क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो ये x की टर्म में है तो इसके आगे कांस्टेंट भी हमें x का ही बचाना है। ये y की टर्म में है तो इसके आगे कांस्टेंट भी हमें y का ही बचाना है। ये z की टर्म में है तो कांस्टेंट भी हमारे पास z का होना चाहिए, तभी हम वेरिएबल को क्या कर पाएंगे, सेपरेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण के दोनों पक्षों में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय x ऑफ x, y ऑफ y एंड z ऑफ z। जैसे ही हम इस पद से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, y ऑफ y, z ऑफ z ऊपर था और नीचे डिवाइड किया हमने x ऑफ x, y ऑफ y एंड z ऑफ z से। ठीक है, बाहर क्या रह गया, del 2 अपॉन del x स्क्वायर ऑफ x ऑफ x। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये है आपके पास x ऑफ x, z ऑफ z, यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं हम x ऑफ x, y ऑफ y एंड z ऑफ z से, तो क्या हो जाएगा del 2 और ये आपका del y स्क्वायर और ये आपका y ऑफ y, प्लस यहाँ पर x ऑफ x, y ऑफ y डिवाइड बाय x ऑफ x, y ऑफ y एंड z ऑफ z। फिर ये आपका हो जाएगा del 2 अपॉन del z स्क्वायर ऑफ z ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो जो आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं उन पद को हम काट देंगे। जैसे ही आप डिवाइड करोगे y ऑफ y z ऑफ z से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन x ऑफ x
del 2 अपॉन del x स्क्वायर ऑफ x प्लस फिर x ऑफ x z ऑफ z से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन y ऑफ y और del 2 अपॉन del y स्क्वायर ऑफ y ऑफ y प्लस फिर नीचे क्या आएगा आपके पास x ऑफ x और y ऑफ y तो कैंसिल हो जाएंगे 1 अपॉन z ऑफ z, फिर आएगा आपके पास del 2 अपॉन del z स्क्वायर इंटू z ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बच रही है। अब हमने क्या करना है, हमें चरों को पृथक पृथक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x वाली जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो 1 अपॉन y ऑफ y del 2 अपॉन del y स्क्वायर ऑफ y प्लस 1 अपॉन z ऑफ z del 2 अपॉन del z स्क्वायर ऑफ z ऑफ z इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x ऑफ x del 2 अपॉन del x स्क्वायर ऑफ x ऑफ x। ठीक है, इस इक्वेशन की दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। The both sides of above equations are independent to each other, so we can consider each side equal to a constant। चूंकि दोनों साइड्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक साइड को किसी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट अस कंसीडर राइट हैंड साइड RHS is equal to a constant alpha square, तो क्या लिखेंगे माइनस 1 अपॉन x ऑफ x del 2 अपॉन del x स्क्वायर x ऑफ x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा अल्फा स्क्वायर के। देखिए अगर आपकी राइट हैंड साइड अल्फा स्क्वायर के इक्वल है तो ये इसके इक्वलेंट है, तो जो इसकी LHS होगी वो भी किसके इक्वलेंट होगी अल्फा स्क्वायर के। ठीक है, तो वो हम बाद में मानेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा del 2 अपॉन del x स्क्वायर ऑफ x ऑफ x इज इक्वल टू माइनस को इधर ले जा रहे हैं अल्फा स्क्वायर x ऑफ x। इज इट, इसको दे दिया हमने, इसको नहीं देते इक्वेशन, नेक्स्ट को दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपके पास del 2 अपॉन del x स्क्वायर ऑफ x ऑफ x प्लस अल्फा स्क्वायर x ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। वो कैसी होती थी, वो del 2 शाई या कोई फलन y मान लेते थे हम, y अपॉन यहाँ से होता था del t स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर t इज इक्वल टू 0, ये टाइम के रेस्पेक्ट में होती थी। तो ये उसी तरह की फॉर्म आई है हमारे पास, तो ये भी क्या है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। तो इक्वेशन 5 इज SHM विच हैविंग सॉल्यूशन, और सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें पता होते हैं, क्या होते हैं वो होते हैं या तो e की पावर की टर्म में या फिर साइन और कॉस की टर्म में। तो यहाँ पर हम साइन और कॉस की टर्म में लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन x ऑफ x का जो मान होगा वो इस तरह से लिखते हैं, हम दो कांस्टेंट ले रहे हैं c1 और एक कांस्टेंट ले रहे हैं हम c1 डैश कर देते हैं। c1 के साथ साइन जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है वो अल्फा प्लस जिसके साथ मल्टीप्लाइड बाय जिसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन करना है यानी कि अल्फा x प्लस सेकंड वाली टर्म होगी कॉस की अल्फा x। ये इसका एक सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर अभी हमारे पास दो कांस्टेंट है c1 और c1 डैश, वो डिपेंड करेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस क्या दी हुई है। अभी हमें कुछ कंडीशन नहीं दी हुई थी, इसीलिए हम जो भी सॉल्यूशन लिखेंगे वो c1 और c1 डैश की टर्म में लिखेंगे। आगे जब हम इसके नेक्स्ट डेरिवेशंस करेंगे तो वहां हमें ये बाउंड्रीज देगी, तब हम इन सॉल्यूशन को डायरेक्ट लिख के उन बाउंड्रीज का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, अभी हमने x ऑफ x निकाल लिया है, अब हमें नेक्स्ट काम करना है y ऑफ y के लिए। तो चूंकि इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड, एज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड विल ऑल्सो बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। समीकरण 3 की राइट हैंड साइड अल्फा स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए LHS ऑफ इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड साइड भी किसके बराबर होगी, अल्फा स्क्वायर के। तो अब इसको अल्फा स्क्वायर के बराबर लिखते हैं, 1/y ऑफ y डेल टू y स्क्वायर y ऑफ y प्लस 1/z ऑफ z डेल टू डेल z स्क्वायर ऑफ z ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ से किसके बराबर होगी, ये होगी आपके पास अल्फा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 1/z ऑफ z डेल 2/del z स्क्वायर ऑफ z ऑफ z माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस 1/y ऑफ y डेल टू डेल y स्क्वायर ऑफ y ऑफ y। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, z और y के पद अब यहाँ से अलग अलग हो गए। अब चूंकि वापस इस इक्वेशन 7 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, फिर से हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स को किसी वेरिएबल के इक्वल मान सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 7 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट बीटा स्क्वायर, तो माइनस ऑफ y ऑफ y del 2/del y स्क्वायर ऑफ y ऑफ y इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर del 2/del y स्क्वायर ऑफ y ऑफ y माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर y ऑफ y del 2/del y स्क्वायर y ऑफ y प्लस बीटा स्क्वायर y ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आपको ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन दिख रही है? तो इक्वेशन 8 इज ऑल्सो SHM और इसकी भी सॉल्यूशन हम जानते हैं, विच हैविंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, y ऑफ y इज इक्वल टू, अब दो कांस्टेंट लोगे आप, तो C1 और C1 डैश ले लिए, अब ले लेते हैं हम C2, साइन अल्फा की जगह कांस्टेंट क्या है, बीटा, बीटा x की जगह वेरिएबल क्या है, y, प्लस C2 डैश कॉस बीटा y, इक्वेशन नंबर 9। अब चूंकि आपकी इक्वेशन 7 की राइट हैंड साइड बीटा स्क्वायर के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल होगी, बीटा स्क्वायर के। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 7 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, इसको भी बीटा स्क्वायर के बराबर ले लेंगे। तो क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 7, 1/z ऑफ z del 2/del z स्क्वायर ऑफ z ऑफ z माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, 1/z ऑफ z del 2/del z स्क्वायर z ऑफ z माइनस इसको अल्फा स्क्वायर को उधर ले गए प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम एक अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट गामा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं हम 10। तो फिर 1/z ऑफ z del 2/del z स्क्वायर
और यहाँ पर जेड ऑफ जेड इज इक्वल टू होगा ये गामा स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऑफ जेड इज इक्वल टू गामा स्क्वायर जेड ऑफ जेड। ये वाली टर्म इधर आएगी आपके पास, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनेगी। डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर जेड ऑफ जेड माइनस गामा स्क्वायर जेड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो ये आपके पास ये भी क्या है SHM इक्वेशन है एंड हैविंग सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास जेड ऑफ जेड इज इक्वल टू, दो कांस्टेंट लेंगे आप, C1 C2 ले चुके हैं तो C3 और C3 डैश, लेकिन आपको याद रखना है इस SHM में यहाँ प्लस की जगह क्या आ रहा है माइनस, इससे पहले वाले में क्या आ रहा था प्लस, अल्फा स्क्वायर वाले में भी प्लस, तो जब भी माइनस आता है तो साइन और कॉस के साथ हाइपरबोलिक लग जाएगा, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, तो थर्ड वाला जो सॉल्यूशन है वो हमेशा किसकी टर्म में आएगा हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे और कांस्टेंट क्या है गामा, वेरिएबल क्या है जेड, कांस्टेंट क्या है गामा, वेरिएबल जेड, तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आपके पास ये था, एक ये रहा आपके पास 6, 9 और ये आपका हो गया 11। तो क्या करें हम 6, 9 और 11 हमें 3 सॉल्यूशन मिले हैं, हमें निकालना था 5, तो इन तीनों इक्वेशंस को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग equation 6, 9 and 11 इन इक्वेशन किस में रखना है हमें, ये 6, 9 एंड 11 किस में रखेंगे हम, ये रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास x ऑफ x की वैल्यू कितनी है C1 साइन अल्फा x प्लस C1 डैश कॉस अल्फा x, y ऑफ y की वैल्यू कितनी है आपके पास C2 साइन बीटा y प्लस C2 डैश कॉस बीटा y, C3 साइन हाइपरबोलिक गामा z प्लस C3 डैश कॉस हाइपरबोलिक गामा z। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, और इस मेथड को किससे किया है हमने वेरिएबल को सेपरेट कर करके। ठीक है, थैंक यू।